हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे एसोसिएट कंपनी में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होती है। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर आप एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। एसोसिएट कंपनी क्या होती है आप जानते हो, मैंने आपको ये बात पहले ही बता रखी है, दोबारा बता देता हूँ। कौन कौन से एएस एप्लीकेबल होते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो। अगर आपने इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया तो अगर आप 20% से लेस इन्वेस्टमेंट करते हो तो एएस 13 एप्लीकेबल हो जाता है। अगर 20% से 50% के ऊपर एप्लीकेबल करते हो तो आपकी एएस 23 की के हिसाब से सीएफएस बनती है। हम सीएफएस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम 50% से ज्यादा अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो सीएफएस एएस 21 के हिसाब से बनता है, एएस 21 एप्लीकेबल हो जाता है। और अगर आप जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट करते हो तो एएस 27 एप्लीकेबल हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग में ये आपके 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अलावा एएस 13 भी होता है। स्टैंड अलोन में तो एएस 13 ही एप्लीकेबल होगा, स्टैंड अलोन में तो एएस 13 ही एप्लीकेबल होगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो आप देखोगे टोटल में 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो इन्वेस्टमेंट से डील करते हैं। एएस 13 जो स्टैंड अलोन में इन्वेस्टमेंट की बात करता है, कितना मर्जी इन्वेस्ट किया हो आपने। उसके बाद एएस 13 तो है ही है, 4 हो गए ना। 20 से नीचे एएस 13 का एप्लीकेबल होगा, 20 से ऊपर 50 तक 23 एप्लीकेबल होगा, ये सीएफएस में एप्लीकेबल होगा वैसे एएस 13 एप्लीकेबल होगा। और 50% से अगर आप ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो तो एएस 21 एप्लीकेबल होगा। और सीएफएस में एएस 21 होगा और स्टैंड अलोन में एएस 13 ही एप्लीकेबल होता है। और ज्वाइंट वेंचर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो सीएफएस में एएस 27 एप्लीकेबल होगा, ठीक है। चलिए, अब एएस 23 का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एएस 23। एएस 23 आपको बताता है कि अगर आपकी कोई एसोसिएट कंपनी है और अगर आपको कंसोलिडेशन करना है तो आप उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करोगे, ठीक है। अगर द लॉ दिस ले डाउन द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर फॉर रिकॉग्नाइजिंग इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड इट्स इफेक्ट ऑन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए ग्रुप। यानी कि पूरे ग्रुप में एएस 23 ये बात करता है कि अगर आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है तो आप सब्सिडरी को तो कंसोलिडेट करते हो, एसोसिएट के केस में कंसोलिडेशन कैसे करनी है एएस 23 आपको एप्लीकेबल हो जाएगा और बताएगा कैसे करना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि अगर आप सीएफएस बना रहे हो और सीएफएस में तो सबको कंसोलिडेट, फैमिली का पार्ट है तो सबको ही कंसोलिडेशन करनी होती है, ठीक है। सब्सिडरी की कंसोलिडेशन भी करोगे अगर आप होल्डिंग कंपनी हो तो। और अगर आपकी कोई एसोसिएट कंपनी है तो आप उसकी भी कंसोलिडेशन करोगे। और अगर आपके पास कोई ज्वाइंट वेंचर है तो आप उसका भी कंसोलिडेशन करोगे, सबके ऊपर कंसोलिडेशन एप्लीकेबल होती है। लेकिन अगर आप सब्सिडरीज की कंसोलिडेशन कर रहे हो तो एएस 21 एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एसेट कंपनी की कंसोलिडेशन करनी है ग्रुप में तो उसके ऊपर जो एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो एएस 23 होगा कंसोलिडेशन करने के लिए। और अगर आप जॉइंट वेंचर की कंसोलिडेशन करोगे तो एएस 27 एप्लीकेबल आपके ऊपर हो जाएगा, ठीक है। एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या होता है, एसोसिएट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड विच इज नाइदर ए सब्सिडरी नॉर ए जॉइंट वेंचर ऑफ द इन्वेस्टर। An associate is an enterprise in which investor has a significant influence। आपका significant influence होगा और ना तो वो सब्सिडरी कंपनी है और ना ही आपका जॉइंट वेंचर है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, इट इज ए पावर टू पार्टिसिपेट इन अ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजन ऑफ द इन्वेस्टी जिसके शेयर्स में आप इन्वेस्ट करते हो, बट नॉट कंट्रोल ओवर दिस पॉलिसी। आप उनको कंट्रोल नहीं करते हो, आप क्या करते हो उनकी पॉलिसीज में, कौन सी पॉलिसीज में, फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी में पार्टिसिपेट करते हो। आप उनकी फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी में क्या करते हो, पार्टिसिपेट करते हो। आप उनको कंट्रोल नहीं करते। कंट्रोल कौन करता होता है, सब्सिडरी कंपनी को। आप अगर आप होल्डिंग कंपनी हो तो आप सब्सिडरी कंपनी को कंट्रोल करते हो। और अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो किसमें, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज में, तो आपका मतलब आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो अगर आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो ही आप जिस कंपनी में भी आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो वो आपकी एसोसिएट कंपनी बन जाएगी। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस 2 तरीकों से मिलता है आपको, यानी कि एसोसिएट बनने के लिए आपका उस ऑर्गेनाइजेशन में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना चाहिए। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इट मींस पार्टिसिपेशन ऑफ इन द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी में पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो इसका मतलब आपका उस ऑर्गेनाइजेशन में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस लेने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, एक तो वोटिंग पावर के थ्रू सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस लोगे, एक अदर केसेस में आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हम मानेंगे। वोटिंग पावर में ध्यान दीजिए,
अगर आपके पास किसी कंपनी के 20% से ज्यादा वोटिंग पावर है, 20% है उससे ज्यादा किसी कंपनी के वोटिंग पावर है, वोटिंग पावर इक्विटी शेयर्स में आती है, आप किसी कंपनी के 20% से ज्यादा इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर देते हो, तो हम मानेंगे कि आपके पास ये इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है, थ्रू सब्सिडीज भी हो सकती है और डायरेक्ट भी हो सकती है। डायरेक्ट तो आप जानते हो सीधा इन्वेस्ट कर दोगे, और इनडायरेक्ट आप सब्सिडरी के थ्रू इन्वेस्ट कर दोगे, तो आप मानोगे कि आपका उस कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड अदरवाइज। अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज मतलब समझो 20% किसी कंपनी की वोटिंग पावर अगर आपने खरीद ली, दैट मीन्स आपका उस कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, हम ये अज्यूम करके चलेंगे। लेकिन अगर अदरवाइज प्रूव कर दो कि सपोज आपके पास किसी कंपनी के 27% शेयर्स है, लेकिन आपका फिर भी उसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है। हम तो अज्यूम करके चलेंगे कि वो आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। 27%, देखो शेयर होल्डिंग से ही सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं आएगा। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस लेने के लिए आपको उनकी ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल पॉलिसी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास किसी कंपनी के 20% से ज्यादा शेयर्स हैं, तो मान के चलेंगे कि आप उनकी ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल पॉलिसी में पार्टिसिपेट करते हो, ये मान के चलेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको अदरवाइज प्रूव करना पड़ेगा। क्लियर। दूसरा, अगर आपके पास किसी कंपनी के 20% से लेस वोटिंग पावर है, तो आप मान के चलेंगे कि आप उनकी ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल पॉलिसीज में पार्टिसिपेट नहीं करते हो, नहीं करते हो। क्लियर। लेकिन अगर आप करते हो तो आपको अदरवाइज प्रूव करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर 20% से ज्यादा किसी की वोटिंग पावर एक्वायर कर लेते हो, दैट मीन्स हम अज्यूम करेंगे आपका उस कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। और अगर 20% से लेस शेयर्स हैं किसी के, आपके पास किसी के, तो मान के चलेंगे कि आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। अगर आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है आफ्टर हैविंग लेस देन 20% शेयर, स्टिल यू कैन हैव द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा ये बात कि हाँ जी हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, हालांकि हमारे पास वोटिंग पावर कम है। तो ये तो था कि वोटिंग पावर के थ्रू सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाएगा। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब आप उस कंपनी की फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी में पार्टिसिपेट करोगे। अदर स्पेशल केसेस, बाकी और क्या केसेस है जिसके थ्रू सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ सकता है। पहला, आप उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रिप्रेजेंटेशन करते हो, रिप्रेजेंटेशन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अदर एंटिटी, आपके रिप्रेजेंटेटिव उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठे हैं, तभी हम मान के चलेंगे कि आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, हालांकि आपके पास वोटिंग पावर नहीं है। दूसरा, आप मटेरियल ट्रांजैक्शन विद अदर एंटिटी, आपकी उन एंटिटी के साथ मटेरियल ट्रांजैक्शन है, बड़ी ट्रांजैक्शंस है, आप करते हो उस एंटिटी के साथ, तो भी हम मान के चलेंगे कि हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। आप उस एंटिटी को टेक्निकल नॉलेज दे रहे हो या प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो इसका मतलब आपका उस कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, हम मान के चलेंगे। अगर आप उनके साथ अपने मैनेजरियल पर्सन का इंटरचेंज कर रहे हो, तो भी हम मान के चलेंगे कि आपका उस कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो 4 कारण ऐसे हैं जैसे जिससे आपको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस प्रूव हो जाएगा, हालांकि आपके पास वोटिंग पावर नहीं है। कौन कौन से 4 कारण है? आपका रिप्रेजेंटेशन इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अदर एंटिटी। दूसरा, अगर आपके उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आपके रिप्रेजेंटेशन बैठे हैं, बोर्ड में आपके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, तो आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाएगा। दूसरा, आपकी उनकी मटेरियल ट्रांजैक्शंस आपके साथ होती हैं, तो आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाएगा। आप उनको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हो, तो आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाएगा। और आप एक दूसरे के साथ अपने मैनेजरियल पर्सन का इंटरचेंज करते हो, तो हम मानेंगे कि हमारा उनके साथ एक दूसरे के साथ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो 2 तरीके से आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ सकता है, थ्रू वोटिंग पावर और थ्रू अदर केसेस। ठीक, नेक्स्ट, अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अगर है आपका, तो आपको कंसोलिडेशन में कंसोलिडेशन करते हैं। देखो, अगर आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो आप AS 13 तो एप्लीकेबल हो गई। देखो, अगर आप किसी कंपनी में वोटिंग पावर के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, तो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में AS 13 एप्लीकेबल हो जाएगा। आपने इन्वेस्टमेंट की है। अगर अदर स्पेशल केस में AS 13 एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं की है। ध्यान दो इस बात को, समझ आया ना। अगर आपने सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस थ्रू वोटिंग पावर किया है, तो ऑफकोर्स AS 13 आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने इन्वेस्ट किया है, तो आपके स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में AS 13 एप्लीकेबल हो जाएगा। अदर स्पेशल केसेस में आपने इन्वेस्टमेंट ही नहीं की है, दैट मींस आपका AS 13 एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अगर आ गया, तो आपको CFS बनानी पड़ेगी, और CFS में एसोसिएट कंपनी को डील करना पड़ेगा। तो उस केस में AS 23 आपके ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इस वजह से हो, चाहे इस वजह से हो। ठीक है, किसी भी वजह से हो, आपको वो करना पड़ेगा, कंसोलिडेशन करनी पड़ेगी। कंसोलिडेशन करने का जो मेथड होगा, AS 23 जो बोलता है उसको बोलते हैं इक्विटी मेथड। इक्विटी मेथड के अंदर हम कंसोलिडेशन करते हैं, एसोसिएट के साथ कंसोलिडेशन जो किया जाता है
वो इक्विटी मेथड से किया जाता है, सब्सिडरी के साथ कंसोलिडेशन किया जाता है। एएस 21 बताता है कैसे करना है। क्लियर है ये बात? चलिए देखिए, अकाउंटिंग अंडर इक्विटी मेथड। इक्विटी मेथड में आपको कैसे करना है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले इनिशियल रिकॉग्निशन शुड बी मेड एट कॉस्ट, आइडेंटिफाई गुडविल और कैपिटल रिजर्व। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गुडविल और कैपिटल रिजर्व को रिकॉर्ड करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब सीएफएस में हम दिखाएंगे कि हमने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो इन्वेस्टमेंट के साथ कॉस्ट, गुडविल और कैपिटल रिजर्व भी दिखाएंगे अपनी बुक्स में। सपोज मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पर दिखाना है, ठीक है, साथ में मैंने गुडविल और कैपिटल रिजर्व भी दिखाना है। ध्यान देना, जैसे एएस 21 की कंसोलिडेशन होती है ना, हम एसेट के साथ एसेट, लायबिलिटी से लायबिलिटी कंबाइन करते हैं, या ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं है उस कंपनी के ऊपर, तो हम सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट ही दिखाएंगे। जैसे एएस 13 में मैंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट इन एक्स लिमिटेड टू बैंक, ये एंट्री होगी और मेरी बुक्स में इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। वैसे ही यहाँ पर सीएफएस में भी सेम ही दिखाना है, कुछ चेंज नहीं करना। फर्क ये है कि आप कॉस्ट के साथ साथ उस ट्रांजेक्शन में कितनी गुडविल पैदा हुई है, उस ट्रांजेक्शन में कितनी कैपिटल रिजर्व पैदा हुआ है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर एएस 13 की एंट्री करोगे तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू बैंक 10 लाख की आपने इन्वेस्टमेंट किया, अपने 10 लाख पे अपनी बुक्स में स्टैंड अलोन में दिखा देना है। लेकिन वही चीज अगर आप एएस 23 के हिसाब से दिखाओगे तो आपको इन्वेस्टमेंट तो सेम ही दिखानी है, 10 लाख ही दिखानी है, और उसमें आपको दिखाना पड़ेगा इस 10 लाख में से कितने कैरिंग अमाउंट के नेट एसेट मिले आपको, कितनी गुडविल के लिए पेमेंट किया, अगर कैपिटल रिजर्व है तो कितना कैपिटल रिजर्व है, ये आपको इनिशियली दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये सीएफएस में आपको दिखाने की जरूरत है। यहां पर सीएफएस में एसेट के साथ एसेट, लायबिलिटी के साथ लायबिलिटी ऐड नहीं होगा। रीजन उसका सिंपल है कि आपका उस कंपनी के ऊपर कंट्रोल नहीं है, और आप ऐसा उन्हीं के साथ करते हो जिसके ऊपर कंट्रोल हो। सब्सिडरी थोड़ी ना है कि आप उनको कंट्रोल करते हो और उनके एसेट आपकी बुक्स में एसेट के साथ ऐड हो जाएंगे, उनकी लायबिलिटीज आपकी बुक्स में लायबिलिटी के साथ ऐड हो जाएंगी, और जिन जो आपको बिलोंग नहीं करते वो मिनॉरिटी इंटरेस्ट में दिखा दोगे। ऐसा आप एसोसिएटेड कंपनी के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका सिर्फ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, आपका कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर। आपको करना क्या है, सिंपल इतना ही करना है, इक्विटी मेथड फॉलो करना है, जो ये कहता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे और इन्वेस्टमेंट दिखाओगे सीएफएस में, स्टैंड अलोन में तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट दिखानी है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक एएस 13 के हिसाब से। जब आप सीएफएस में दिखाओगे तो आपको दिखाना पड़ेगा कि कॉस्ट पर ही दिखानी है इन्वेस्टमेंट, और साथ में आपको गुडविल और कैपिटल रिजर्व आइडेंटिफाई करने हैं, यानी कि कितनी कैरिंग अमाउंट के नेट एसेट मिले आपको उस इन्वेस्टमेंट से, प्लस कितनी गुडविल मिली है, प्लस कितना कैपिटल रिजर्व है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेप है, चेक कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही करोगे एंट्री। तो स्टेप 1 क्या है, इनिशियल रिकॉग्निशन शुड बी मेड एट कॉस्ट, आइडेंटिफाई गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ये मैं सीएफएस की बात कर रहा हूं। आप एंट्री करोगे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कॉस्ट पर दिखाओगे, और बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाओगे, नॉन करंट इन्वेस्ट एसेट में आपकी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट आएगी, नॉन करंट आएगी क्योंकि आप शॉर्ट पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे हो, आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आएगी, और इसमें हम दिखाएंगे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अब दिखाओगे कितने के आपको नेट एसेट मिले हैं, ठीक है, कितने आपके लिए गुडविल पे किया, और अगर गुडविल नहीं तो कैपिटल रिजर्व है, ये आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इसको आप ऐसे बाहर दिखाओगे। अब देखो आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पर ही आ रही है, लेकिन इस कॉस्ट में आपको क्या क्या मिला, इतने नेट एसेट के लिए पेमेंट की है, इतनी गुडविल के लिए पेमेंट की है, ये दिखाना पड़ेगा, या फिर इतने नेट एसेट है उसमें इतना कैपिटल रिजर्व है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करके दिखाना पड़ेगा सीएफएस में। इनिशियली जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आप सीएफएस बना रहे हो, बात आपने एएस 13 में ये चीज एप्लीकेबल नहीं है, एएस 13 में ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है? एएस 13 में तो आप सिंपल ये वाली एंट्री कर दोगे और कुछ नहीं करोगे। यहां पर सीएफएस में जब सेम चीज दिखाओगे तो बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट क्यों दिखाना आप जानते हो, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होती है यहाँ पर, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कहां पर दिखाते हैं, नॉन करंट एसेट में दिखाते हो। आप इन्वेस्टमेंट एसोसिएट लिखोगे और कॉस्ट पर दिखाओगे, साथ में आइडेंटिफाई करोगे कि उस कॉस्ट पे इतने के नेट एसेट मिले हैं आपको, इतने आपने के लिए गुडविल पे किया, या फिर इतने के नेट एसेट मिले हैं और इतना आपका कैपिटल रिजर्व है, टोटल करके आपके पास ये आ जाएगा। क्लियर है? जैसे एग्जांपल देखिए, डेट ऑफ एक्विजिशन 1/4/24 है, परसेंटेज आपने 25% एक्वायर किया है, अमाउंट पेड आपने 5 लाख किया है, और उस दिन नेट एसेट 12 लाख के थे। 12 लाख में से आपके पास 12 लाख का 25% करोगे कितना आएगा, 3 लाख। तो आपको उस दिन आपने 25% इन्वेस्ट किया ना, 1/4 को आपने इन्वेस्टमेंट की उस दिन, एसोसिएट कंपनी के, आपकी एसोसिएट कंपनी बन गई, 25% इन्वेस्ट किया उस दिन, एसोसिएट कंपनी के नेट एसेट कितने थे,
12 लाख थे, 12 लाख में 25% आपने पे कर दिया, तो कितनी पेमेंट की आपने, कितने नेट एसेट एक्वायर किए, 3 लाख की, और पेमेंट आपने 5 लाख की है, तो इसका मतलब आपने 2 लाख के लिए गुडविल के लिए पे किया। यानी कि जिस दिन आपने इन्वेस्ट किया वो था 1/4/24, जिस दिन आपने इन्वेस्ट किया वो 1/4/24, 5 लाख रुपया खर्च किया, उस दिन के नेट एसेट थे टोटल 12 लाख थे, 25% के नेट एसेट आपने खरीद लिए, इन्वेस्ट किया, बिलोंग्स टू यू, तो 3 लाख के नेट एसेट बिलोंग्स टू यू, और आपने 5 लाख की पेमेंट की है, तो आपने 2 लाख की गुडविल आइडेंटिफाई की है, तो आपको 2 लाख गुडविल बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आप सीएफएस में दिखाओगे। एंट्री तो नॉर्मल ही होगी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अकाउंट डेबिट टू बैंक 5 लाख 5 लाख, और जब आप बैलेंस शीट में दिखाओगे तो इन्वेस्टमेंट तो कॉस्ट पर ही आ रही है, लेकिन साथ में आप क्या दिखाओगे, नॉन करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इतने के नेट एसेट मिले और इतने के लिए आपने गुडविल पे किया, चेक कर लिए, टोटल 5 लाख। ठीक है, टोटल 5 लाख। क्लियर है? इस तरीके से 5 लाख आपका हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, डेट ऑफ एक्विजिशन आपको 1/4/24 है और 31/3/10/24 है। आपने यहां पे 10% शेयर एक्वायर किए, ठीक, और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, वैल्यू ऑफ नेट एसेट आपकी 8 लाख है। तो क्योंकि आप यहां पर 10% ही इन्वेस्ट किया है, तो अभी तक ये आपकी एसोसिएट कंपनी नहीं है, अभी तक ये आपकी एसोसिएट कंपनी नहीं है, क्योंकि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है सिर्फ 10% ही की है। तो आप इसको AS 13 के हिसाब से डील करोगे, AS 23 यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, CFS बनेगी नहीं इस पर्पस के लिए, क्योंकि यहाँ पर एसोसिएट का रिलेशनशिप आया ही नहीं। लेकिन यहां पर अगर आपकी एसोसिएट बन जाती है 15%, 31/10/2024 को आपने 15% और खरीद लिया, पहले आपने 10% खरीदा, फिर आपने 15% खरीद लिया, पहले आपने 1 लाख लगाया था, अब आपने 1,75,000 लगाया, तो यहां पर आपकी एसोसिएट बन जाती है। यहां पर आपको CFS करना पड़ेगा, और यहां पर CFS में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट दिखानी पड़ेगी बाय यूजिंग इक्विटी मेथड। कैसे आएगा देखो, अब आप दोनों की वैल्यू निकालोगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बताओ कितनी आएगी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगी 2,75,000 प्लस नेट एसेट कितने के आएंगे बताओ, 2,75,000 आएगी। इस दिन जब नेट एसेट एक्वायर किए थे 8 लाख था, 8 लाख का 10% 80,000 के नेट एसेट यहां पर मिले थे, प्लस यहां पर 8 लाख का 15% कितना आएगा, 1,20,000, तो टोटल आपको 2 लाख के नेट एसेट मिले। आपने पेमेंट कितनी की, 2,75,000 है ना, तो 75,000 ज्यादा पे कर दिया, 75,000 आपकी गुडविल आ जाएगी। क्लियर है? 75,000 आपकी गुडविल आ गई। ये कब दिखाना है, देखो 1/4/24 को तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है, 1/4/24 को तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट बैंक और बैलेंस शीट पे भी नॉर्मल आ जाएगा, क्योंकि वो आपकी एसोसिएट कंपनी है ही नहीं, CFS बनेगा ही नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड लोन में दिखाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट बैंक को आपने कर दिया। लेकिन जैसे ही आपने आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट की 31/10/24 को इन्वेस्टमेंट इन लिमिटेड टू बैंक, तो 1,75 की अमाउंट और खर्च कर दी, तो अब ये यहां पर आपकी वो एसोसिएट कंपनी बन जाती है। यहां पर अगर आपकी एसोसिएट कंपनी बनती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। तो अब देखो आपने उनके कितने नेट एसेट एक्वायर किए, 2 लाख, ठीक है, 2 लाख कैसे हो गया, जब आपने यहां पर इन्वेस्टमेंट की थी 10% का 8 लाख उस समय नेट एसेट थे, 8 लाख का 10% कितना हो गया, 1,80,000 की नेट एसेट यहां पे खरीदे, और यहां पे आपने 15%, उस समय भी 8 लाख थे, तो 8 लाख का 15% कितना हो गया, ध्यान देना, यहां पर आपने 10% खरीदे, तो यहां के नेट एसेट कितने थे, 8 लाख, आपने 80,000 के नेट एसेट यहां खरीदे बुक वैल्यू के हिसाब से, और यहां पे भी नेट एसेट 8 लाख थे, तो आपने 15% यहां पे पेमेंट किया, तो कितना हो गया, 1,20,000। तो टोटल नेट एसेट आपने 2 लाख अक्वायर की है, दोनों डेट्स को मिला के। कैलकुलेशन डेट वाइज कैलकुलेट करनी है, यहां के नेट एसेट कितने एक्वायर किए, यहां के नेट एसेट कितने एक्वायर किए, यहां पर आपने 80,000 के नेट एसेट एक्वायर किए, यहां पर 1,20,000 के आपने नेट एसेट एक्वायर किए, दोनों को जोड़ा तो 2 लाख के नेट एसेट आपने एक्वायर कर लिए हैं। और पेमेंट अगर आप दोनों को देखोगे, यहाँ पर 1 लाख खर्च किया, यहाँ 1,75,000, दोनों को जोड़ोगे 2,75,000 की आपने 2,75,000 की अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी है। तो देयरफॉर जब आप CFS में दिखाओगे तो आपकी टोटल होल्डिंग 25% है, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट आपके पास 2 लाख आ गए हैं, और आपने 2,75,000 की पेमेंट कर दी है, तो 75,000 आपको गुडविल में दिखाना पड़ेगा जब आप एसोसिएट कंपनी को डील करोगे CFS में। ठीक है, चेक करिए, शेयर इन नेट एसेट 2 लाख, 2,75,000 की आपने पेमेंट किया, और 75,000 आपका 75,000 आपका गुडविल आ गया, टोटल अमाउंट 2,75,000 की आपने कर दी है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई आपको, यहां तो कोई डाउट है। ये था इनिशियल जब आप इन्वेस्ट करते हो, जब कंपनी आपकी एसोसिएट कंपनी बनती है, और उस समय अगर आपको CFS बनानी है तो ये एंट्री करो, ठीक है,
उस समय अगर आपको सीएफएस बनानी है तो आपको ये एंट्री करोगे। मान लीजिए 31 मार्च को इन्वेस्ट की, 31 मार्च को सीएफएस बनती है, 31 मार्च को आपने इन्वेस्टमेंट की, 31 मार्च को सीएफएस बनेगी, तो आपको इस तरीके से दिखाना होगा। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट सीएफएस में ऐसे दिखेगी। ये बात क्लियर है। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद क्या होगा? कंपनी प्रॉफिट कमाएगी। वंस कंपनी बिकम एसोसिएट कंपनी, जब कंपनी आपकी एसोसिएट कंपनी बन जाती है उसके बाद जो एसोसिएट कंपनी है प्रॉफिट कमाती है। अब मान लीजिए मेरा किसी कंपनी में 25% शेयर है तो उसके प्रॉफिट में 25% मेरा है, तो जो भी वो कंपनी कमाएगी 25% बिलोंग्स टू मी, तो मैं उसे अपनी इन्वेस्टमेंट में ऐड करता रहूंगा फॉर सीएफएस पर्पस। देखो, पोस्ट एक्विजिशन एडजस्टमेंट आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन, एक बार रिकॉर्ड कर लिए गुडविल और कैपिटल रिजर्व आपको आइडेंटिफाई कर लिए जब आपने एक्वायर किया। उसके बाद एसोसिएट कंपनी जो भी कमाएगी, इफ एसोसिएट कंपनी अर्न प्रॉफिट आफ्टर एक्विजिशन ऑफ शेयर, तो उसमें मेरा शेयर आएगा। मैं इन्वेस्टर हूं, याद रखना मैं होल्डिंग कंपनी नहीं हूं, मैं इन्वेस्टर हूं। तो मेरे अगर मैंने 25% आपके शेयर में इन्वेस्ट किया तो 25% बिलोंग्स टू मी, तो 25% अगर बिलोंग्स टू मी तो उसमें मेरा हिस्सा आएगा, वो इसको मैं अपनी इन्वेस्टमेंट में ऐड कर लूंगा और अपने पीएनएल में भी ऐड कर लूंगा, दोनों तरफ ऐड हो जाएगी। मेरा जो पीएनएल होगा वो ग्रुप का पीएनएल होगा क्योंकि मैं सीएफएस बना रहा हूं। ध्यान देना, ये हम सीएफएस की बुक में कर रहे हैं, पता है ना। स्टैंड अलोन में तो इस चीज की कोई एंट्री नहीं होती है। एएस 13 तो प्रॉफिट कमाने की एंट्री नहीं करता। अगर आप एएस 13 की अकाउंटिंग कर रहे हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 एप्लीकेबल है। अगर आपकी कंपनी में मैंने पैसा कमाया, आपने क्या किया, आपने प्रॉफिट कमा लिया, तो क्या मैं उसमें एंट्री करता हूं एएस 13 में आपके प्रॉफिट की? तो स्टैंड अलोन में तो प्रॉफिट की कोई एंट्री नहीं होती है। नहीं समझे? अरे भाई, मैंने आपकी कंपनी में पैसा लगा दिया 30%, इन्वेस्टमेंट टू बैंक दिखा दिया, उसके बाद आपने प्रॉफिट कमाया, तो मैं एएस 13 के हिसाब से कोई ट्रीटमेंट नहीं करूंगा उस प्रॉफिट की। जब तक आप बांटोगे नहीं मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं करूंगा। लेकिन सीएफएस में आपको ट्रीटमेंट करना है। तो आप क्या करोगे, जो भी आप प्रॉफिट कमाओगे, जब मैंने आपके शेयर अक्वायर कर लिए उसके बाद जो भी प्रॉफिट कमाओगे उसमें मेरा जितना भी हिस्सा है वो मैं अपने ग्रुप के पीएनएल में भी दिखाऊंगा। मैं मानूंगा ये मेरी कमाई है और मैं इन्वेस्टमेंट में भी ऐड करूंगा, दोनों तरफ। ठीक है। इफ एसेट अर्न ए प्रॉफिट आफ्टर एक्विजिशन ऑफ शेयर, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसेट बाय शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एसेट, और आपका ग्रुप का पीएनएल भी बढ़ जाएगा, मेरा रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़ जाएगा और मेरी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी। दोनों तरफ ऐड कर लूंगा उधर, क्योंकि मैं सीएफएस बना रहा हूं तो मेरा जो प्रॉफिट लॉस होगा वो ग्रुप का पीएनएल होगा, उसमें भी ऐड कर लूंगा और साथ में इन्वेस्टमेंट में भी ऐड कर दूंगा। दूसरा, अगर लॉस हो रहे हैं तो माइनस कर दूंगा। अगर एक्विजिशन के बाद एसोसिएट कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं तो लॉसेस में मेरा हिस्सा है। मान लीजिए आपको 1 लाख का लॉस हुआ और मेरे पास 30% शेयर है, तो वो लॉस का 30,000 मेरे को बिलोंग करता है। तो मैं सीएफएस बनाते समय अपने कंसोलिडेटेड पीएनएल में भी 30,000 माइनस कर दूंगा और उधर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में भी 30,000 माइनस कर दूंगा। ठीक है, वही किया हुआ है। इफ एसोसिएट इनकर लॉसेस आफ्टर एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट बाय शेयर लॉस इन एसोसिएट। ठीक है, जर्नल एंट्री हो जाएगी। वही आप देखोगे, ग्रुप का पीएनएल कम कर दिया। ग्रुप का पीएनएल इसलिए क्योंकि हम सीएफएस की बात कर रहे हैं, तो सीएफएस में जो पीएनएल होता है वो ग्रुप का ही होता है और आप इन्वेस्टमेंट से भी माइनस कर दोगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट, अगर कंपनी डिविडेंड पे करती है तो सेम इन्वेस्टमेंट पैसा मिल गया हमें, तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी, प्रॉफिट भी कम होगी। प्रॉफिट देखो कहां बटा हुआ है, प्रॉफिट हमारा ऑलरेडी पीएनएल में जुड़ा हुआ है, तो उसी को डिवाइड कर दिया तो प्रॉफिट भी कम हो गया, इन्वेस्टमेंट में भी कम हो गया। हमने जो कमाया था प्रॉफिट, वो हमने प्रॉफिट ऐड कर लिया था ग्रुप के पीएनएल में भी और इन्वेस्टमेंट में भी ऐड कर लिया था। अगर कल को वही प्रॉफिट डिवाइड होगा, डिविडेंड आएगा तो वही प्रॉफिट डिवाइड होगा ना, तो अगर वो डिवाइड होगा तो आप उस प्रॉफिट को जो मैंने सीएफएस में जोड़ा था उसमें से माइनस कर दोगे जितना डिविडेंड मिल गया, और उधर इन्वेस्टमेंट से भी माइनस कर दोगे, दोनों तरफ से माइनस हो जाएगा। इफ एसेट कंपनी डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड देन इट विल बी रिड्यूस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड कंसोलिडेटेड पीएनएल, दोनों में वो आपका ग्रुप का पीएनएल कम हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट डिवाइड हो गया, बट गया आप में, और साथ में इन्वेस्टमेंट में भी कम हो जाएगा क्योंकि ये एंट्री बैंक में डल जाएगी आपके पास। क्लियर है? कोई डाउट है पूछ लीजिए। क्लियर? तो इसका मतलब इनिशियल रिकॉग्निशन क्या है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करोगे आपको एसेट इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पर दिखाना सीएफएस में, साथ में अपने गुडविल और कैपिटल रिजर्व को आइडेंटिफाई कर हमें ये बताना है कि कितने के कैरिंग अमाउंट के एसेट हमने एक्वायर किए हैं प्लस कितने का गुडविल और कैपिटल रिजर्व पैदा हुआ, वो आपको बताना है। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पर ही दिखानी है। उसके बाद पोस्ट एक्विजिशन में 3 इफेक्ट आएंगे। पोस्ट एक्विजिशन में अगर एसोसिएट कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो उस प्रॉफिट में जितना मेरा हिस्सा बनता है, सीएफएस बनाते समय, सीएफएस 31 मार्च को बनता है सर,
जितना मेरा प्रॉफिट बनता है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का, उसमें जितना मेरा हिस्सा है मैं सीएफ कंसोलिडेटेड पीएनएल में भी जोड़ दूंगा और इन्वेस्टमेंट भी ऐड कर लूंगा। अगर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट पीरियड में लॉस हुआ है तो वो लॉस में जितना मेरा हिस्सा बनता है एसोसिएट कंपनी के लॉस में, तो मैं अपने ग्रुप के पीएनएल में से भी माइनस कर दूंगा और इन्वेस्टमेंट से भी माइनस कर दूंगा। तीसरा, अगर पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में एसोसिएट कंपनी कोई डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो मैं वो ग्रुप के पीएनएल में से भी माइनस कर दूंगा जितना डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, मिल गया, ग्रुप में के पीएनएल में से माइनस कर दूंगा जितना डिविडेंड मिल गया, और मैं अपनी इन्वेस्टमेंट में से भी माइनस कर दूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी उसमें जुड़े हुए होंगे, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। जब डिस्ट्रीब्यूट होती है तो ऑटोमेटिकली वो रिजर्व कम हो जाता है, तो उधर से रिजर्व कम कर दूंगा, इधर से इन्वेस्टमेंट कम कर दूंगा, क्योंकि कैश में वो पैसा मुझे मिल जाएगा। ये बात क्लियर है यहां तक? तो हमने स्टेप 2 भी डिस्कस कर लिया। स्टेप 1 यहां था और स्टेप 2 हमने यहां पर डिस्कस कर लिया। क्लियर है? नेक्स्ट, स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? देखो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऐड कर दो, लॉस है तो माइनस कर दो, और अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो माइनस कर दीजिए, और ये कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी सीएफएस में। ये सारी ट्रीटमेंट सीएफएस में हो रही है, 31 मार्च को हो रही है। ये स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं होगी। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप सिर्फ AS 13 के हिसाब से काउंटिंग करोगे, जो भी AS 13 बोलेगा। क्लियर है? चलिए आगे, ये देखिए एग्जाम्पल देखिए एक बार। देखिए, आपने डेट ऑफ एक्विजिशन 1/4/25 को इन्वेस्ट किया है और उस दिन आपने 25% शेयर खरीद लिए हैं। अमाउंट पेड आपने 2 लाख खरीदे हैं, नेट एसेट उस दिन 10 लाख है, तो 10 लाख का 25% आपको कितना मिल गया? 2.5 लाख, और आपने पेमेंट की 2 लाख, तो आपका कैपिटल रिजर्व आ गया कितना? तो एक्विजिशन डेट को 50,000 का कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। ये देखो, शेयर इन नेट एसेट 1/4 को इतने मिले हमें, और 50,000 का कैपिटल रिजर्व, ये आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गई। ये तो एक्विजिशन की डेट को होगी। उसके बाद उसने प्रॉफिट किया पूरे साल का 1 लाख का, 1 लाख में से आपका 25% आपको बिलोंग करता है, तो आप 25,000 आप अपने प्रॉफिट में ऐड करोगे। ये आपने ऐड कर लिया, उधर ग्रुप के पीएनएल में भी ऐड हो जाएगा और इधर इन्वेस्टमेंट में भी ऐड होगा। उसके बाद उन्होंने 50% प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया। जब 50% प्रॉफिट को डिवाइड करोगे तो कितना डिवाइड होगा? आपको 25,000 आपका बनता है, 25,000 आपका बनता है, उसमें से 50% डिवाइड हो गया तो 12,500 12,500 आपको मिल जाएगा। तो आपने इन्वेस्टमेंट में से माइनस करना है। ये देखो, आपकी इन्वेस्टमेंट में से माइनस हो गया है। क्लियर है? ओके, चलिए, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको आप चाहो तो कर लेना, नहीं तो आगे चलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, नोट्स पढ़िए। इफ शेयर, पता यही ट्रीटमेंट है, बस यही ट्रीटमेंट है। इक्विटी मेथड इतना ही है कि जब आप पहला स्टेप करोगे तो एसेट में इन्वेस्टमेंट दिखाओगे, पहला स्टेप करोगे तो इन्वेस्टमेंट दिखाओगे, सेकंड स्टेप दिखाओगे इन्वेस्टमेंट में गुडविल और कॉस्ट पर दिखाओगे इन्वेस्टमेंट, और सीएफएस में गुडविल और कैपिटल रिजर्व आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट की 3 एडजस्टमेंट करनी है आपने। अगर वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उसमें जितना हमारा हिस्सा बनता है वो इन्वेस्टमेंट में भी ऐड कर लीजिए, ग्रुप के पीएनएल में भी ऐड कर लीजिए। अगर वो लॉस कमा रहे हैं तो उसमें जितना हमारा लॉस का हिस्सा बनता है वो दोनों तरफ माइनस कर दीजिए, ग्रुप के पीएनएल में से भी माइनस हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से भी माइनस हो जाएगा। और अगर वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो भी ग्रुप के पीएनएल में से भी माइनस हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट में से भी माइनस हो जाएगा सीएफएस में। ये बातें सारी सीएफएस के लिए बात कर रहे हैं, स्टैंड अलोन के लिए बातें नहीं कर रहे हैं, वहां पे AS 13 एप्लीकेबल हो जाएगा। नोट पढ़िए। इफ शेयर इन लॉस इनकर्ड बाय एसोसिएट कंपनी एक्सीड कैरिंग अमाउंट, अगर मान लीजिए आपके पास कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 10 लाख है, ठीक है, और लॉस आपका बन गया 12 लाख, तो क्या करोगे? आप उसको नील पे दिखाओगे और लॉस को अनरिकॉग्नाइज कर लोगे। मतलब सपोज करो आपके पास इन्वेस्टमेंट है, सपोज करो 10 लाख की कैरिंग अमाउंट की, ठीक है, ये आपकी कॉस्ट कैरिंग अमाउंट आपको मिला 10 लाख, कॉस्ट मान लीजिए, ठीक है, 10 लाख पे दिखाते हो, कॉस्ट पर दिखाओगे। लॉस हुआ एसोसिएट कंपनी को, लॉस का शेयर आया मान लो 12 लाख, तो आप लॉस माइनस करते हो अपनी इन्वेस्टमेंट में से, तो ये तो नेगेटिव हो गया -2 लाख, तो आप यहां पर -2 लाख नहीं दिखाओगे, या नील दिखाओगे, और ये 2 वाला लॉक अनरिकॉग्नाइज हो जाएगा। ठीक है, हमने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कंपनी सीएफएस में कभी भी नेगेटिव नहीं कर रही। लॉस देखो, प्रॉफिट ऐड होगा तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर लॉस होगा तो माइनस होएगी। कितना माइनस हो सकता है? 0 तक। नेगेटिव में हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं लेके जाएंगे। तो देयर आर चांसेस
कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिव जा रही हो, तो ऐसे केस में हम इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कंपनी इन सीएफएस हमेशा क्या दिखाएंगे, जीरो वैल्यू पर दिखाएंगे, नील नहीं, उसको नेगेटिव नहीं करेंगे, वही लिखा हुआ है। ठीक। इफ शेयर इन लॉसेस इनकर्ड बाय एसोसिएट एक्सीड कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर विल डिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एट नील वैल्यू, देयरफॉर सम लॉसेस शैल रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड। ऐसा हो सकता है कि कुछ लॉसेस अनरिकॉग्नाइज रहें, और जब को फ्यूचर में प्रॉफिट आना शुरू होगा तो पहले ये अनरिकॉग्नाइज लॉस एडजस्ट होंगे, उसके बाद इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में एडिशन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, ठीक, आपने लॉस माइनस किया 12 लाख, अब 12 लाख माइनस करोगे तो नेगेटिव होगा, तो आप क्या करोगे, माइनस कितना करोगे, 10 ही करोगे, और इसको दिखा दोगे नील, और 2 लाख का आपका अनरिकॉग्नाइज लॉस होगा, अनरिकॉग्नाइज लॉस। कल को अगर प्रॉफिट होगा तो पहले 2 लाख एडजस्ट होएगा, उसके बाद हम लोग इन्वेस्टमेंट में ऐड करेंगे। कल को अगर प्रॉफिट होगा, एसेट कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, उसमें हमारा हिस्सा आएगा, तो हम उसे सीधा इन्वेस्टमेंट में ऐड नहीं करेंगे, हम पहले जो अनरिकॉग्नाइज लॉसेज है उसको खत्म करेंगे। 2 लाख का प्रॉफिट जब आएगा हमारा, सपोज करो एसेट कंपनी ने 2 लाख प्रॉफिट कमाया, उसमें से हमारा 40% हिस्सा हमारा है, तो 1,60,000 हमारा है, तो उसे 1,60,000 को हमने इन्वेस्टमेंट में ऐड नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 लाख का अनरिकॉग्नाइज लॉस पड़ा हुआ है, तो वो 2 लाख का लॉस माइनस जो आपने प्रॉफिट कमाया 1,60,000, 40,000 का भी अनरिकॉग्नाइज है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में ऐड नहीं होगा। अगले साल फिर एसोसिएट कंपनी ने 3 लाख का प्रॉफिट कमाया, अब 3 लाख का प्रॉफिट में से 40% हमारा हिस्सा कितना बनता है, 1,20,000। 1,20,000 हम इन्वेस्टमेंट में ऐड नहीं करेंगे, पहले हमारा अनरिकॉग्नाइज लॉस कितना अभी भी 40,000, तो 1,20,000 में से 40,000 अनरिकॉग्नाइज लॉस एडजस्ट कर देंगे, 80,000 बचा। अब हमारा अनरिकॉग्नाइज लॉस क्या हो गया, जीरो हो गया, 80,000 हमारी इन्वेस्टमेंट में ऐड होगा, तो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नील थी, जीरो चुकी थी, तभी तो अनरिकॉग्नाइज लॉस आया था, तो अब उसमें 40,000 ऐड करोगे तो वैल्यू 40,000 बन जाएगी। उसके बाद जितने भी प्रॉफिट आएंगे फिर वो ऐड होते जाएंगे, तो वही आपको सेकेंड पॉइंट में लिखा गया है। In future, if associate earn profit, then investor will write off unrecognized losses against share in profit. तो अगर फ्यूचर में एसोसिएट प्रॉफिट अर्न करता है, देन इन्वेस्टर जो मेरा हिस्सा है एसोसिएट कंपनी में, इफ इन फ्यूचर इफ एसोसिएट अर्न ए प्रॉफिट, देन इन्वेस्टर विल राइट ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड लॉस अगेंस्ट शेयर इन प्रॉफिट। तो पहले इन्वेस्टर क्या करेगा, जितना भी उसका शेयर बनता है एसोसिएट कंपनी के प्रॉफिट में, उससे अपने लॉसेस को, जो अनरिकॉग्नाइज्ड लॉसेस है, उसको राइट ऑफ करेगा। इफ शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सीड अनरिकॉग्नाइज्ड लॉसेस, देन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रेज्ड बाय सच प्रॉफिट। देन जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचेगा अनरिकॉग्नाइज्ड लॉस राइट ऑफ करने के बाद, जो एक्स्ट्रा सरप्लस ऑफ प्रॉफिट बचेगा, उससे हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे। ये बात आपको क्लियर है। नेक्स्ट, इंटरग्रुप ट्रांजैक्शन। अगर आपस में इंटरग्रुप ट्रांजैक्शन हो रही है, मतलब आपस में सेल परचेज कर रहे हो, ठीक है, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की ट्रीटमेंट की बात हो रही है कि अगर आप एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करते हो और ईयर एंड पे सीएफएस के दिन देयर इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट विद एनीवन, चाहे वो इन्वेस्टर के पास हो चाहे वो एसेट कंपनी के पास हो, तो उसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सीएफएस बनाने से पहले आप एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जैसे एक दूसरे को गुड्स सेल और परचेज कर रहे हो, और जिस दिन सीएफएस बनानी थी तो एक दूसरे का माल एक दूसरे की इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है जिसमें एक दूसरे का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, तो जिस दिन आप सीएफएस बनाओगे तो आप उस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को कैंसिल कर दोगे। वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट चाहे डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन हो चाहे अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सीएफएस को डेबिट कर दीजिए और इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दीजिए। यही एंट्री होगी चाहे किसी ने किसी को भी बेचा हो, ठीक है, चाहे किसी ने किसी को भी बेचा हो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका इन्वेस्टर और एसोसिएट कंपनी आपस में सेल परचेज की ट्रांजैक्शन करते हैं और ईयर एंड पर उनका इन्वेंट्री पड़ी हुई है एक दूसरे के पास, तो उस इन्वेंट्री में एक दूसरे का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा, उस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को सीएफएस बनाते समय हम हटा देते हैं। आपको याद होगा ES 21 में जी हम हटाते हैं, उसमें डाउनस्ट्रीम अलग ट्रीट होता था, अपस्ट्रीम अलग ट्रीट होता था। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने किसी को बेचा हो, चाहे इन्वेस्टर ने एसोसिएट को बेचा हो चाहे एसोसिएट ने इन्वेस्टर को बेचा हो, किसी ने किसी को बेचा हो, जितना भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है इन्वेंट्री में पड़ा हुआ, सीएफएस की डेट को वो निकाल लीजिए। वो इन्वेंट्री चाहे एसोसिएट के पास हो, वो इन्वेंट्री चाहे इन्वेस्टर के पास हो, वो निकाल लीजिए और आप सीएफएस को डेबिट करोगे उस अमाउंट से और इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दोगे उस अमाउंट से, जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वाला पार्ट है, ठीक है। जैसे अनसोल्ड स्टॉक रेट इनटू परसेंटेज शेयरिंग। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना है, आपने सारे का सारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैंसिल नहीं करना, जितना उसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में जितना एसोसिएट का शेयर है
उतना ही कैंसिल करना है। सपोज करो मैंने आपको 10 लाख की चीज 20 लाख में बेची, मैं इन्वेस्टर हूं, मैंने अपनी 10 लाख की चीज 20 लाख में बेची, ठीक, तो मैंने 10 लाख का प्रॉफिट कमा लिया। आपने आधा माल बेच दिया, आप एसोसिएट कंपनी हो, 5 लाख का माल आधा, मतलब 10 लाख की चीज अभी पड़ी हुई है, उसमें मेरा 5 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन क्योंकि मेरा 20% है तो मैं 5 लाख का जो प्रॉफिट होगा उसमें 20% ही कैंसिल करूंगा, यानी कि 1 लाख रुपए ही कैंसिल करूंगा, सारा ही कैंसिल नहीं होगा। बाकी जो 80% शेयर होल्डर्स है, जो इन्वेस्टर है, मैंने 20% ही लगाया है ना, तो 80% तो अदर को बिलोंग करता है ना, तो मैंने 20% ही लगाया, आप में 80% तो अदर को बिलोंग करता है, तो वो अदर का नहीं कैंसिल करूंगा, सिर्फ 20% वाला पार्ट कैंसिल होगा, ठीक है। तो अनसोल्ड स्टॉक इनटू जीपी रेशियो, सारा प्रॉफिट कैंसिल नहीं होगा, सिर्फ जितना परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग कंपनी का इन्वेस्टर का उतना ही प्रॉफिट एनालाइज कैंसिल होगा। सब्सिडरी में ऐसा नहीं होता, सब्सिडरी में हम सारा प्रॉफिट कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हमारा कंट्रोल होता है उसके ऊपर। यहाँ पे हम उतना ही कैंसिल करेंगे जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट हमारा है, ठीक है। ये टोटल एनालाइज प्रॉफिट आ गया, ध्यान देना, ये टोटल एनालाइज प्रॉफिट हो गया, अनसोल्ड स्टॉक इनटू प्रॉफिट, ये टोटल आ गया। इसमें से जितना परसेंटेज हमारा है होल्डिंग इन एसोसिएट कंपनी में 20, 25, 30, 35, उतना ही हम निकालेंगे और उसी के साथ ही एंट्री करेंगे, क्योंकि हमने सारा एनालाइज प्रॉफिट कैंसिल नहीं करना। जो अदर्स को बिलोंग करता है वो थोड़ा ना कैंसिल करूंगा, जितना मेरा हिस्सा है मैं उतना कैंसिल कर दूंगा। क्लियर है? तो ये हमारा ग्रुप ट्रांजैक्शन भी होगी। नेक्स्ट, circumstances under which equity method is followed. Equity method of accounting is followed by all enterprises having significant influence on their associate except in the following cases. कहता है कि इक्विटी मेथड का फॉलो करना चाहिए। एसोसिएट के केस में सीएफएस बनाते समय हमें ऑलवेज क्या करना चाहिए? इक्विटी मेथड फॉलो करना चाहिए। ध्यान देना, सीएफएस बनाते समय हमें, अगर हमारा किसी कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो हमें ऑल केसेस में इक्विटी मेथड फॉलो करना पड़ेगा, एक्सेप्ट अगर वो कंट्रोल टेम्परेरी है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज एक्वायर्ड एंड होल्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ डिस्पोजल। फिर वहां पे यस 13 एप्लीकेबल हो रहा है, तो वहां पर वो एसोसिएट वाला रिलेशनशिप नहीं है। हम उनमें उनकी क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करने नहीं आए हैं, हम तो इन्वेस्टमेंट खरीदे बाद में बेच देंगे, समझ रहे हो? तो वहां पे ऑटोमेटिकली मान के चलोगे ना, आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे हो। आपने तो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट ही टेम्परेरी तौर पर कर रखी है, चाहे 30% इन्वेस्ट कर दिए किसी के, आपका मकसद उनकी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना नहीं है, फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग डिसीजन मेकिंग में। आपका मकसद सिंपल क्या है कि आप उसको खरीद रहे हो और फिर जब महंगा होगा तो शेयर बेच देंगे। तो वहां पर भी आप इक्विटी मेथड फॉलो नहीं करोगे, वहां आप नॉर्मल तरीके से जैसे AS 13 एप्लीकेबल होता है वैसे करते रहोगे। आपको CFS बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर it operate under severe long term restriction which significantly impair its ability to transfer funds to the investor, मतलब आपकी एसोसिएट कंपनी बहुत ही रिस्ट्रिक्शन के अंदर काम कर रही है और जिसकी वजह से वो आपको कोई फंड ट्रांसफर नहीं कर सकती है, तो यहां पर भी आपको AS 13 एप्लीकेबल करना है, यहां पर भी आपको CFS करने की जरूरत नहीं है। आप उस कंपनी में काम तो कर रहे हो, आपने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट तो कर दी है, बट आपके साथ उसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रही है, वो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं एसोसिएट कंपनी के वर्किंग के ऊपर, फंड ट्रांसफर के ऊपर, वो हमें कोई फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, किसी भी कारण से वो रिस्ट्रिक्शन लगी हो सकती है। हमने मेन क्लास में डिस्कशन किया था। तो इट ऑपरेट अंडर, कौन ऑपरेट कर रहा है? एसोसिएट कंपनी ऑपरेट अंडर सेवियर लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शंस, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, जिससे क्या हो रहा है? विच सिग्निफिकेंटली इंपेयर किसकी एबिलिटी? इन्वेस्टर की एबिलिटी नहीं, एसोसिएट कंपनी की एबिलिटी टू ट्रांसफर फंड टू द इन्वेस्टर, कि वो इन्वेस्टर को फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते। ऐसे केस में भी हम इसके ऊपर हम मान के चलेंगे उसके ऊपर हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है और हम उसकी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, देयरफॉर यहाँ पर AS 23 एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ पे इक्विटी मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। अदरवाइज इन दो एक्सेप्शन के अलावा बाकी सारे केसेस में हमें क्या फॉलो करना है? अगर अब वो आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इक्विटी मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इक्विटी मेथड को अब कब डिसकंटिन्यू कर लोगे? सिंपल सी बात है, जब इन दोनों में से एक चीज हो जाए तो आप इक्विटी मेथड को डिसकंटिन्यू कर दोगे। आपने इन्वेस्टमेंट की थी, नाउ आप डिसाइड कर रहे हो कि आप उस इन्वेस्टमेंट को बेच दोगे, तो नाउ यू हेल्ड दैट इन्वेस्टमेंट फॉर डिस्पोजल। तो ये वाला केस में फॉल करके आपने इन्वेस्टमेंट की थी, आप काम कर रहे थे, सडनली एसोसिएट कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शन लगी, अब इस केस में फॉल करके तब भी आपको इक्विटी मेथड को डिसकंटिन्यू कर देना। यानी कि नॉर्मल केस में तो हम इक्विटी मेथड फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जब भी इन दोनों में से एक भी घटना हो जाए फ्यूचर में,
जिस दिन इन दोनों में से एक भी घटना होगी उस दिन हम इक्विटी मेथड को डिसकंटिन्यू करके AS 13 के हिसाब से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने लग जाएंगे। CFS बनना बंद हो जाएगा, बेसिकली क्या हो जाएगा, ठीक है। डिसकंटिन्यूस ऑफ इक्विटी मेथड, इन्वेस्टर सीजेस टू हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन एसोसिएट, ठीक है। और एसोसिएट ऑपरेट अंडर सेवियर लॉन्ग टर्म सेक्शन दैट सिग्निफिकेंटली इंपेयर इट्स एबिलिटी टू ट्रांसफर फंड्स टू द इन्वेस्टर। ये केस में फॉल करके आपके पास 25% शेयर थे, आपने 15% बेच दिए तो इस केस में फॉल करके, आपके पास 25% शेयर थे, आपने हेल्ड फॉर डिस्पोजल कर लिए तब भी आप इस केस में फॉल करके, आपके पास 25% शेयर थे, नाउ एसोसिएट कंपनी इस केस में फॉल करगी, तभी आपको इक्विटी मेथड को डिसकंटिन्यू कर देना है। और जिस दिन डिसकंटिन्यू करोगे उस दिन आप ये वाली एंट्री कर लोगे। मान लीजिए आपने इस केस में, आपके पास किसी कंपनी के 25% शेयर थे, 25% शेयर थे तो आपने 15% बेच दिए, तो आप इस केस में फॉल करके, अगर आप इस केस में फॉल करके तो ऑटोमेटिकली क्या करोगे, आप इन्वेस्टमेंट करोगे, 15% इन्वेस्टमेंट को बेचोगे, आप इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट कर दोगे सारी की सारी और 10% को रेस कर दोगे। अब देखो AS 13 के हिसाब से 10% पे रिकॉर्ड कर लोगे, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे और बाकी प्रॉफिट लॉस में बुक कर लेंगे, ठीक है। यानी कि एसोसिएट की को खत्म कर देंगे और नई इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड कर लेंगे। 15% बैंक में पैसा आ जाएगा, 10% आप फेयर वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कर लोगे और जो आपकी 25% आपने इन्वेस्टमेंट दिखा रखी थी एसोसिएट की वो कैंसिल कर देंगे और जो भी इन ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट लॉस आएगा उसको बुक कर लेंगे। यानी कि जैसे इक्विटी मेथड डिसकंटिन्यू होगा आपको ये वाली एंट्री करनी पड़ेगी। सर इस केस में तो हम सेल कर ही नहीं रहे, इस केस में सिंपल इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू पे डेबिट हो जाएगी सारी की सारी, तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट हो जाएगी और डिफरेंस गेन लॉस आ जाएगा। इस केस में तो हम बेच रहे हैं ना, सपोज करो आपके पास 25% शेयर था और आपने 15% बेच दिया, तो अब आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, तो क्या एंट्री करोगे, एसोसिएट खत्म करोगे, आप बैंक अकाउंट डेबिट करोगे 15% के लिए जो पैसा आया है और इन्वेस्टमेंट डेबिट करोगे 10% की फेयर वैल्यू पर। फेयर वैल्यू पे 10% इन्वेस्टमेंट तो अभी भी है आपके पास, वो 10% आपको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। 2 आपकी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट खत्म हो चुकी है, 2 कर दो और जो डिफरेंस आएगा वो गेन लॉस में आप रिकॉर्ड करोगे। अब ये वाली एंट्री कर लोगे, ये आपको बुक्स में वैल्यू पता होगी, ये आपने कितने का बेचा वो पता है, ये आपकी नई फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लीजिए, इन दोनों में जो डिफरेंस आया वो आपका P&L हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहां पर आप काम कर रहे हो, यहां पर आप काम कर रहे हो और इसके अंदर, इस केस के अंदर फॉल करके, तब भी आपने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट डेबिट कर देंगे, वो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेंगे सारी की सारी इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट कर देंगे और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट हमारी खत्म हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट हमारी खत्म हो जाएगी और नई इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेंगे और जो डिफरेंस आएगा वो गेन और लॉस आ जाएगा, प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है जी? तो इस तरीके से हम लोग डिसकंटिन्यू कर देंगे इक्विटी मेथड में, चाहे ये वाला मेथड एप्लीकेबल हो जाए चाहे ये वाला मेथड एप्लीकेबल होगा। ध्यान देना है, एसोसिएशन एसोसिएट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट करना है और नई इन्वेस्टमेंट को डेबिट करना है। जो नई इन्वेस्टमेंट को डेबिट करोगे वो आपने फेयर वैल्यू पे डेबिट करना है, जिस वजह से ट्रांजैक्शन में गेन लॉस आ जाएगा, ठीक है। अगर आप डिस्पोजल कर रहे हो तो 25% इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कैरिंग अमाउंट क्रेडिट कर दो, 15% के लिए बैंक में पैसा आ गया, बाकी 10% बच गया, 10% के फेयर वैल्यू निकालो उस इन्वेस्टमेंट की कितनी है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कर लीजिए 10% और इस ट्रांजैक्शन में जो भी गेन लॉस आएगा वो P&L में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक। और अगर इस केस में फॉल करके तो आप इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट सारी कैरी कर दो और सारी इन्वेस्टमेंट को नॉर्मल इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर दो, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट खत्म हो जाएगी और नई इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू पे आ जाएगी, उसका जो डिफरेंस होगा ऑटोमेटिकली वो गेन लॉस आ जाएगा, P&L में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। हम क्यों इक्विटी मेथड फॉलो कर रहे हैं? सिंपल है कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, हम इसको नॉर्मल इन्वेस्टमेंट ट्रीट नहीं कर सकते। हमें कंसर्न है कि वो क्या प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें पता चलना चाहिए, हम इसलिए इक्विटी मेथड का फॉलो कर रहे हैं। हमें पूरा कंट्रोल भी नहीं करना इसलिए हम AS 21 नहीं कर रहे, हमें बिल्कुल इग्नोर भी नहीं करना इसलिए हम AS 13 नहीं फॉलो कर रहे। हमें पता करना है कि हमारी 20-25% इन्वेस्टमेंट है, उससे हमें क्या गेन क्या लॉस हो रहा है, इसलिए हम इक्विटी मेथड को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इक्विटी मेथड नहीं फॉलो करेंगे तो हम वॉच नहीं कर पाएंगे कि एसोसिएट कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, कंट्रोल हम कर नहीं रहे तो AS 21 एप्लीकेबल होगा नहीं। अगर हम टोटली AS 13 एप्लीकेबल करते रहे और बिल्कुल भी आपकी कमाई के ऊपर हमारा ध्यान ना रहा तो हमारी इन्वेस्टमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं
आपकी वर्किंग में जो चेंजेस आ रहे हैं, आपकी प्रॉफिट में जो चेंजेस आ रहे हैं, वो हमारी निगाह उसमें से हट जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि इक्विटी मेथड हम फॉलो करें, जिससे हमें पता चलता रहे कि आप क्या कमा रहे हो, उसकी ट्रीटमेंट हम अपनी बुक्स में करते रहे। लॉस हो रहा है तो हमें पता चले, गेन हो रहा है तो हमें पता चले। AS 13 में तो तब प्रॉफिट पता चलता है जब बांटते हो, अदरवाइज तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज नॉर्मल इन्वेस्टमेंट एज अंडर AS 13। हम इसको नॉर्मल इन्वेस्टमेंट ट्रीट नहीं कर सकते। इन केस ऑफ एसोसिएट, इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड नॉट मेरली इन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो AS 13 में तो हमें डिविडेंड से मतलब है, तुम कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, कितना लॉस कमा रहे हो, हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो डिविडेंड मिलेगा तो हम रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो नहीं। AS 13 में यही होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर हम लोग सिर्फ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरेस्टेड नहीं होते, बट ऑल्सो इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। आपकी डिसीजन मेकिंग में भी हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। Therefore, dividend receive may bear little relationship to the performance of the। तो डिविडेंड से कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपको लॉसेज हो फिर भी आप डिविडेंड बांट दो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत प्रॉफिट हो और आप डिविडेंड ना बांटो। तो डिविडेंड बांटने से कोई ज्यादा अंदाजा नहीं लगता किसी एसोसिएट कंपनी के बारे में। इसलिए हम लोग इन्वेस्टर हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द एसोसिएट एंड देयरफॉर हैज मेजर ए रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एसोसिएट परफॉर्मेंस एंड एज ए रिजल्ट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, प्रॉपर इक्विटी मेथड फॉलो करना पड़ता है। क्लियर? देयरफॉर एप्लीकेशन ऑफ इक्विटी मेथड इन CFS प्रोवाइडेड मोर इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग टू द नेट एसेट एंड नेट इनकम ऑफ द इन्वेस्टर। तो ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। क्लियर है? दूसरी बात वही है, सेम रिपोर्टिंग डेट सेम करनी पड़ेगी। ये वाले पॉइंट तो AS 21 वाले हैं, और अगर पॉसिबल नहीं है सेम रिपोर्टिंग डेट करने का तो 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी, जो इन्वेस्टर ने फॉलो किया वही फॉलो करनी पड़ेगी, और अगर नहीं फॉलो कर सकते उसका कारण आपको देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड कैरिंग अमाउंट शुड बी रिड्यूस टू रिकॉग्नाइज डिक्लाइन अदर देन टेम्परेरी। इसकी वैल्यू में आप डिक्लाइन रिकॉर्ड कर सकते हो अगर परमानेंट डिक्लाइन है तो, अदरवाइज ये कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड होगा। ठीक है, कंटीजेंसीज, इन्वेस्टर शुड डिस्क्लोज इट्स शेयर ऑफ कंटीजेंसीज एंड कैपिटल कमिटमेंट। अगर आपकी एसोसिएट कंपनी की कंटीजेंसीज है, अगर एसोसिएट कंपनी की कंटीजेंसीज है तो आपका भी तो उसमें शेयर है। अगर आप 20-30% उनको होल्ड करते हो तो उस कंटीजेंसी में 20-30% आपका शेयर है। तो इन्वेस्टर शैल डिस्क्लोज इट्स शेयर इन कंटीजेंसीज एंड कैपिटल कमिटमेंट ऑफ एन एसोसिएट फॉर विद इट इज ऑल्सो कंटीजेंटली लायबल। अगर 20% शेयर मेरे पास है तो आपकी कंटीजेंसी के लिए मैं 20% लायबल हूं, तो मुझे अपनी बुक्स में उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दूसरा, ऑल्सो दोज कंटीजेंसीज फॉर इन्वेस्टर इज सेवरली लायबल, और उनके लिए भी अगर मैं होता है ना ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल, तो उनके लिए अगर कोई ऐसी लायबिलिटीज है उसके लिए मैं लायबल हूं तो उसको भी मुझे सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। प्रपोज डिविडेंड की कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। पोटेंशियल इक्विटी शेयर हम कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल इक्विटी शेयर ऑफ द इन्वेस्टी हेल्ड बाय इन्वेस्टर शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। जैसे मेरे पास आपके कन्वर्टिबल डिवेंचर्स हो, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स हो, तो मेरे को शेयर इशू थोड़ा ना हुए हैं, जब होंगे तब देखेंगे, तो उसको आपने एसोसिएट का रिलेशनशिप निकालने के लिए कंसीडर नहीं करना। ठीक है, जैसे कन्वर्टिबल डिवेंचर्स है, फ्यूचर में मेरे को आप शेयर दोगे तब मैं शेयर होल्डर बनूंगा ना, तब मैं आपको देखूंगा एसोसिएट हो कि नहीं हो। मान लो मेरे पास 15% शेयर ऑलरेडी है और मुझे लगता है कि मेरे को 10% शेयर कन्वर्जन पे मिल जाएंगे, तो जब मिलेंगे तब एसोसिएशन का रिलेशन पैदा होगा ना। आज ही थोड़ा ना आप उसको कंसीडर करके कि मेरे पास तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हैं, जब मिलेंगे तब मैं एसोसिएशन बन जाऊंगा तो आज से ही मैं एसोसिएट ट्रीट करना शुरू कर दूं, ऐसा नहीं करना। तो आपको पोटेंशियल इक्विटी शेयर को शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट कि वो आपके सामने वाली कंपनी आपकी एसोसिएट है कि नहीं है। जब शेयर इशू हो जाएंगे तब आपको कंसीडर करना है। ठीक है, और स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको AS 13 ही एप्लीकेबल होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट। इसमें मेन चीजें मैं आपको एक बार जल्दी से बता देता हूं। सिंपल क्वेश्चन आया तो आपको इक्विटी मेथड फॉलो करना होता है, याद होना चाहिए। एसोसिएट के CFS में इक्विटी मेथड, पहला स्टेप क्या करना है, रिकॉग्निशन डेट को आपको इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पर दिखाना है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व आइडेंटिफाई करके। पोस्ट एक्विजिशन में जो भी ट्रीटमेंट हो रहा, अगर प्रॉफिट आएगा तो आप ग्रुप के P&L में भी जोड़ दोगे शेयर ऑफ प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट में भी ऐड करोगे। लॉस आएगा तो इन्वेस्टमेंट में से भी माइनस कर दोगे और ग्रुप के प्रॉफिट लॉस में से भी माइनस कर दोगे। ठीक है, और अगर डिविडेंड मिला तो भी जितना मिल गया वो इन्वेस्टमेंट में से भी माइनस करोगे, जितना मिलेगा इन्वेस्टमेंट से भी माइनस करोगे और उधर से भी माइनस करोगे, ग्रुप के प्रॉफिट लॉस से भी माइनस करोगे। कल को अगर लॉस आता है और आपको ये देखना है कि लॉस माइनस करते करते आप इन्वेस्टमेंट को नेगेटिव नहीं करोगे, उतना ही लॉस माइनस करोगे कि वो निल हो जाए, और फिर लॉस अनरिकॉग्नाइज हो जाएगा
और फिर जब प्रॉफिट आएगा तो उस प्रॉफिट से पहले अनरिकॉग्नाइज्ड लॉस को राइट ऑफ करोगे, और फिर आप इन्वेस्टमेंट में अगर कल को प्रॉफिट आता है तो अनरिकॉग्नाइज्ड लॉस राइट ऑफ होगा, उसके बाद अगर प्रॉफिट आएगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपको यह ध्यान रखना है कि इक्विटी मेथड ही फॉलो करना है। 2 एक्सेप्शंस है एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट में, आपको इक्विटी, अच्छा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अगर आपको कैंसिल करना है तो यहां पर ध्यान रखना है किसी ने किसी को भी बेचा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्वेस्टर ने एसोसिएट को बेचा हो, एसोसिएट ने इन्वेस्टर को बेचा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की कैलकुलेशन, जो स्टॉक बिका नहीं है उस पर जितने % का प्रॉफिट अनरियलाइज है, उसमें से ये चीज ध्यान में रखनी है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लेना है एसोसिएट का, वो वाला पार्ट के लिए आपको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैंसिल करना है। उधर से ग्रुप का प्रॉफिट एंड लॉस कम कर दो, उधर से आपको इन्वेस्टमेंट को कम कर देना है। ठीक है, कौन से केसेस हैं जिसमें आपको इक्विटी मेथड फॉलो नहीं करना, सब केसेस में फॉलो करना है। ये 2 एक्सेप्शंस हैं, इनके अलावा बाकी सब केसेस में आपको इक्विटी मेथड फॉलो करना है। इस केस में नॉर्मल एएस 13 के हिसाब से एप्लीकेबल हो जाएगा। और कब आपका इक्विटी मेथड डिसकंटिन्यू होगा, जब आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा या आपके ऊपर एसेट कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, उस केस में आपको ये वाली एंट्री करनी होगी। ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, इक्विटी मेथड हम क्यों फॉलो कर रहे हो, ये इज नॉट दैट रेलेवेंट। इतना भी आप पढ़ोगे तो आपका पेपर अच्छी तरह हो जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।